उत्तर प्रदेश पुलिस जिसने बीती रात एक के बाद एक 6 अलग अलग जगहों पर क्राइम के खिलाफ एक्शन लिया। दर्जनों केस में लंबे समय से वांटेड चल रहे शातिर बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। 6 अलग अलग शहरों में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने कई ऐसे हिस्ट्री शीटर, कई बदमाश ऐसे हैं जिनका इलाज बुलेट से किया। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यूपी में योगी फोर्स का बदमाशों के खिलाफ बुलेट ट्रीटमेंट लगातार जारी है। बीती रात 6 अलग अलग शहरों में योगी के धुरंधरों ने क्राइम की पिच पर ऐसा सिक्सर मारा कि बदमाशों की जुर्म की दौड़ जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुई। जहां अब होगा गुनाहों का हिसाब बलिया, शामली, सहारनपुर, बरेली, बहराइच और हापुड़, वो जिले जहां योगी फोर्स की पिस्तौल से निकले पीतल ने बदमाशों को उनकी 7 पुश्तें याद दिला दी। इन बदमाशों की क्राइम कुंडली आपको बताऊं उसके पहले सुनिए कि कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज आप देखते होंगे पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी की इस वार्निंग पर योगी फोर्स किस तरीके से एक्शन ले रही है, अब जरा तस्वीर देखिए। बलिया में 3 साल के मासूम का अपहरण किया गया। आरोपी मोहम्मद जैद उर्फ सलमान शातिर बदमाश मुठभेड़ हुई, अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, वो रुक के न करके पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में वो एक व्यक्ति घायल हुआ। शामली में 25,000 का इनामी बदमाश रोहतास गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के बाद धरे गए इस बदमाश पर लूट और चोरी के कई केस दर्ज थे और पिछले बहुत समय से पुलिस इसको तलाश रही थी। 15 दिसंबर 2025 की देर रात्रि में थाना कांधला पुलिस की एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। थाना कांधला में जानलेवा हमला एवं थाना आदर्श मंडी में ट्रैक्टर चोरी में पूर्व से बातचीत चल रहा था। सहारनपुर में योगी फोर्स ने एक रात के अंदर 3 अलग अलग ऑपरेशंस किए। बड़े बदमाशों पर शिकंजा कसा, जिसमें शामिल था गौकशी का आरोपी 25,000 का इनामी शौकीन, जिसमें शामिल था वांटेड हिस्ट्री शीटर शोएब और परवेज, जिनके पास से गौकशी का सामान और अवैध हथियार बरामद हुए। बरेली में मुठभेड़ के बाद योगी फोर्स ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया और एक बड़ी लूट का खुलासा किया। इन लुटेरों के पास से लूटे गए गहने, लूटे गए जेवर, नकदी और हथियार बरामद हुए। हालांकि इस एनकाउंटर में एक सिपाही घायल भी हुआ। उधर बहराइच में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। वांटेड बदमाश अर्जुन को पकड़ा गया, जिसका मौजूदा ठिकाना था श्रावस्ती। एसओजी की टीम भी इसके पीछे थी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से पहले ये नेपाल जाने के लिए भागा, जहां बहराइच में मुठभेड़ हुई और इसे गिरफ्तार किया गया। बलिया से मनोज चतुर्वेदी और शामली से श्रवण पंडित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीबीडी। एक तो ये कोहराम आपने देखा जो कि अपराधियों में मचा हुआ है। अब बात मौसम की वजह से आए कोहराम। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोहरा लोगों के लिए काल तक बन रहा है। मथुरा से बागपत तक कोहरे की वजह से कई भीषण हादसे हुए, जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और ये सफेद आफत कैसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, मैं दिखाता हूं आपको। यूपी में कोहराम, सड़कों पर त्राहिमाम। मथुरा से बागपत, धुंध की आफत। उत्तर भारत में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है।
खासकर उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के अंदर कोहरे की वजह से मथुरा, उन्नाव, बस्ती और बागपत में भीषण सड़क हादसे हुए। कई परिवारों को उजाड़ दिया, 2 दर्जन लोगों की जान गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दहलाने वाली तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते एक के बाद एक 7 बस और 3 कार आपस में टक्कर खा गई। टक्कर लगते ही गाड़ियों में आग लग गई, यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कोई शीशा तोड़कर खिड़की से बाहर निकला तो कईयों ने अंदर तड़प कर दम तोड़ दिया। अचानक हमको आग दिखी और एकदम 8 हुआ। 8 अचानक हम तो रुक के दम लेके थोड़ा हाईवे पे चढ़े। प्रशासन भी मिला हमको, इंस्पेक्टर मैडम भी मिली, यहाँ थी, एम्बुलेंस वगैरह भी थी। पर हमने घायल अवस्था को लोगों को तुरंत भिजवाया। लोग फंसे हुए थे, हमने शीशे फोड़ के लोगों को बाहर निकाला और जो घायल थे उन्हें साइड में किया और कुछ मरे हुए थे उन्हें हमने छेड़ा। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले गाड़ियां खाक हुई। चारों तरफ कुछ नजर आया तो धुएं का गुबार और गाड़ियों की राख। किस तरीके से ये डबल डेकर की बस है, ये हादसे का शिकार हुई है। लेकिन यहाँ पर इस बस के अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये डबल डेकर बस है और इसके अंदर हम आपको अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कुलदीप को कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये डबल डेकर बस है और इस बस के अंदर हम हैं और यहाँ पर 2 गेट है। एक गेट जो है वो आप देखिए ड्राइवर के साइड का एक गेट है और दूसरा गेट ये पैसेंजर के उतरने के लिए। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा का कारण जैसा कि मैंने अभी बताया कि विजिबिलिटी बहुत लो थी, इंटेंस फॉग का पीरियड है और जो हम हिदायत देते रहते हैं टोल प्लाज़ा पर कि धीरे चलें, 10 की स्पीड से ज़्यादा ना चलें, डिस्टेंस बना के चलें, शायद उसका फॉलो इस साइट पे नहीं किया गया। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी ऐसा ही दृश्य सामने आया, जहां धुंध की वजह से 2 गाड़ियों में टक्कर हुई। यह हादसा हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उधर बस्ती में कोहरे की वजह से तेज रफ्तार ट्रक और यात्री बस में आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी का इलाज घायलों का जिला अस्पताल में हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। ट्रैफिक को भी यहाँ पे दोबारा से सही से चालू कराया जा रहा है। घायलों का इलाज पे जो टीम लगी हुई है उसका मुआयना सभी ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में भी कोहरे की आफत सामने आई। कोहरे के चलते कार पुल से नीचे जा गिरी। हिंडन नदी के पुल से 25 फीट नीचे गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की जान गई। इन हादसों से पूरे प्रदेश में मातम। सर्दियों में कोहरे की आफत हर साल कहर बरपाती है, लिहाजा जरूरी है कि कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी होगी, रफ्तार धीमी रखनी होगी, ताकि हादसे और जान दोनों बच सके। मथुरा से राजू राज, कन्हैया शर्मा और बागपत से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन यूपी के कानपुर से भी एक बड़ी खबर है। कानपुर में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। ये 75 अवैध रूप से बने मकान हैं जिनको बुलडोज किया गया। तस्वीरें जरा देखिए। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो अवैध निर्माणों पर हो, वो अवैध मदरसों पर हो, वो अवैध लाउड स्पीकर पर हो, चाहे वो अपराधियों के ऊपर हो। ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं कानपुर की, जहां 75 अवैध मकानों को बुलडोज किया गया। और अब आगे बात करने जा रहा हूं मैं कैबिनेट विस्तार की। उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष को बदला गया और अब सुखबुगाहट ये है कि बहुत जल्द कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। अब विस्तार होगा या चेहरे बदले जाएंगे ये भी साफ होगा, लेकिन ये साफ समझा जा रहा है कि 2027 की रणनीति के तहत बहुत अहम विस्तार होगा। खबर यह भी है कि मकर संक्रांति जैसी खरमास खत्म होगा उसके बाद यह विस्तार हो सकता है, जिसमें पीडीए की काट के तौर पर पिछड़ा और दलित जाति को आगे बढ़ाने की संभावना है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के साथ जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में कम माना जाता है, उसके साथ साथ बुंदेलखंड के विधायकों को, युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
मिशन 27 पर यूपी की बीजेपी ब्रिगेड। मकर संक्रांति के बाद यूपी कैबिनेट में फेरबदल। भारत 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी बीजेपी एक्शन मोड में है। पहले यूपी में जिला अध्यक्षों को बदला गया, फिर यूपी को नया पार्टी अध्यक्ष दिया गया और अब यूपी कैबिनेट में विस्तार की तैयारी तेज है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद 2027 की रणनीति के तहत बड़ी फेरबदल हो सकती है। बताया जा रहा है कि पीडीए की कार्ड के लिए कुर्मी समेत अन्य पिछड़े और दलित जाति के विधायकों को मौका मिल सकता है। मंत्री पद की रेस में पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पंकज सिंह को मौका मिल सकता है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राज्य मंत्रियों में से कुछ को कैबिनेट मंत्री बनाने की भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अब यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की शुरुआत तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है, जिसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सीएम योगी की दूसरी पारी में अब तक 2 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो चुका है और 27 में पार्टी को मजबूती देने के लिए इस कैबिनेट विस्तार को बेहद खास माना जा रहा है। मौजूदा कैबिनेट की बात करें तो सीएम योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम और 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग से 20, दलित वर्ग से 8, ब्राह्मण 7, क्षत्रिय 6, वैश्य 4 और 2 भूमिहार मंत्री हैं। कायस्थ, सिख और मुस्लिम समाज से 1-1 मंत्री हैं। साथ ही 5 महिलाएं भी योगी सरकार में मंत्री पद पर हैं। यानी योगी सरकार में अभी 54 मंत्री शामिल हैं। नियम के मुताबिक अधिकतम 60 सदस्य मंत्री पद पर हो सकते हैं, यानी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उनमें से 1 या 2 मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। परफॉर्मेंस ना करने वाले कुछ मंत्रियों को दरकिनार भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह, पंकज सिंह, इसके अलावा पूजा पाल पर भरोसा जताते हुए इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। इससे पहले मार्च 2024 में मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ था, जिसमें पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग से आने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। संभावना जताई जा रही कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये एकजुट है। पीडी अपनी ताकत का एहसास लोकसभा चुनाव में भी कराया और मैं कह सकता हूं कि पीडीए की एकजुटता से परेशान भारतीय जनता पार्टी और पीडीए की एकजुटता का ही परिणाम है कि 2024 से बड़ी हार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। एसपी नेता भले ही बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी का मकसद साफ है और वो है यूपी में जीत की हैट्रिक। दरअसल 2026 में जनवरी से मार्च के बीच पंचायत चुनाव होने हैं और इससे ठीक 12 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों ही मोर्चे पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है। इसे देखते हुए आगामी कैबिनेट विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट में फेरबदल की इन खबरों के बीच लखनऊ में सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की और विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर चर्चाएं भी की गईं। ये उसी मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले सीएम योगी पहुंचे अयोध्या जी के हिंदू सेवा आश्रम। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती को उनके आश्रम जाकर श्रद्धांजलि दी, जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। डॉक्टर वेदांती का सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हुआ था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अयोध्या जी लाया गया। थोड़ी देर पहले अयोध्या जी के सरयू नदी में उनको जल समाधि दी गई। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के प्रारंभ से ही 1983 से लेकर के अब तक हर आंदोलन और हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता थी। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। प्रभु श्री राम से
उनके साकेतवासी होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मोहाली में कबड्डी मैच देखने के लिए दर्शक जुटे थे। स्टेडियम खचाखच भरा था। खिलाड़ी मैच के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे कि तभी गोलियों की आवाज से मैदान गूंज उठा। वाले भाग निकले और जिस पर फायरिंग झोंक दी। जब उसका नाम पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया। हमलावरों ने राणा बलाचौरिया को गोली मार दी। आनन फानन में जख्मी राणा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। राणा बलाचौरिया की सिक्योरिटी को देखते हुए हमलावर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हत्या करने पहुंचे थे। हमलावरों की प्लानिंग देखिए। पहले तो फैंस बनकर राणा बलाचौरिया के पास पहुंचे। उसके बाद राणा बलाचौरिया के साथ सेल्फी लेने की अपील की। राणा के पास पहुंचते ही हमलावरों ने राणा के सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी के मर्डर का तार पंजाब के खूनी गैंगवार से जुड़ा है। इसकी तस्दीक सोशल मीडिया की इस पोस्ट से भी होती है। इसमें राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा गया है, मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का जो कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनीबल, शगनप्रीत, मोहम्मद रंधावा, अमर खब्बे, प्रभुदास सुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। राणा हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ सांझ रखता था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया है। ये काम हमारे भाई मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया है। सरेआम मर्डर कर मोहाली समेत पूरे पंजाब में सनसनी मचाने वाली ये हमलावर बम्बिहा गैंग के और इसका सीधा संबंध 2022 में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा है। जब सिद्धू मूसेवाला की थार पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और अब कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली, जो लॉरेंस गैंग के खून के प्यासे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और अब राणा की हत्या को मूसेवाला मर्डर का बदला बताया जा रहा है। हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग समेत पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन इसी बीच उसके पुराने दुश्मनों में से एक बम्बैया गैंग ने लॉरेंस के करीबी दोस्त राणा बलाचौरिया की हत्या कर उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला बताया है। उससे साफ है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर खूनी गैंगवार देखने को मिल सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन वहीं दिल्ली में क्राइम ग्राफ तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। जाफराबाद इलाके में आधी रात बदमाशों ने 50 राउंड फायरिंग की। पूरा इलाका थर्रा उठा। इस फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और अब पुलिस सीसीटीवी में बदमाशों की तलाश कर रही है। 50 राउंड अंधाधुंध फायरिंग से दहली दिल्ली। दिल्ली में मिडनाइट डबल मर्डर। पुरानी रंजिश या संपत्ति विवाद। दिल्ली में क्राइम अनकंट्रोल। जिस शहर से देश चलता है, जहां की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए मिसाल होनी चाहिए, उसी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि आधी रात गोलियों की बौछार से शहर कांप उठता है। 15 दिसंबर, वक्त रात 1:40, जगह जाफराबाद, दिल्ली। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने दोनों भाइयों को गोली मारी और फरार हो गए। मृतकों की पहचान नदीम और फजील के रूप में हुई।
मामला जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 4 लोग थे और 4 लोगों ने चारों तरफ से घेर के इस जगह पर इसी स्कूटी पर वो दोनों सवार थे। और ये देखिए रेडिश ब्राउन कलर स्टेन ये लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको बुलेट मार किया गया। यहाँ पहले उनको मारा जिससे वो गिर गए और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ 48 राउंड फायरिंग हुई है। मृतकों के बड़े भाई का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपसी रंजिश में नदीम और फजील की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बड़े भाई के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य इकट्ठा किए, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में आगे जांच जारी है। मृतकों के बड़े भाई ने पुलिस को दिए बयान में गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना यह है कि हत्या फुफेरे भाइयों ने की। फूफा के लड़के का नाम असद है, उसने फोन कर धमकी दी थी, अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, इन्हें मार दूंगा। असद हमारी बुआ का लड़का है, उससे दोपहर में उसने हमें 3 बजे करीब वार्निंग दी थी फ़ोन करके। हम उसके घर गए थे, 2 घंटे वहाँ मीटिंग चली। उसके बाद में कंप्रोमाइज़ हुआ, हाथ मिला के वहाँ से आए। सारे शिकवे गिरे दूर करके आए थे, लेकिन उसने ये बोला था, उसके तेवर जो भी दिख रहे थे कि ये तेवर अच्छे नहीं है। सवाल सिर्फ 2 भाइयों की हत्या का नहीं, सवाल दिल्ली का है, जहां अपराधियों के जहन से कानून का खौफ खत्म होता दिख रहा है। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। काउंटर इंटेलिजेंस ने कश्मीर में सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकिस्तान पर डबल अटैक हुआ। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां एक तरफ उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर है, तो दूसरी तरफ काउंटर इंटेलिजेंस की आतंक के खिलाफ छापेमारी भी जारी है। लेकिन इसी बीच श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के प्लान कब्रिस्तान को एक्सपोज किया। यहां कब्रिस्तान से हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें AK-47 के कारतूस, हैंड ग्रेनेड, 20 आपत्तिजनक पोस्टर, गन पाउडर और 10 जिंदा कारतूस। उधमपुर में जैश आतंकियों के इनपुट मिले, सुरक्षा बलों ने उनके खात्मे की कार्रवाई शुरू की। SOG, CRPF और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। कल देर शाम शुरू हुए इस ऑपरेशन को उस वक्त रोका गया जब आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक SOG का जवान शहीद हुआ। शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। टेरिस से वहां मुकाबला हुआ। ये एक SOG की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। लेकिन सुबह आर्मी और CRPF ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन फिर शुरू किया। एंटी टेरर ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जंगल को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू की। सुरक्षा बल जो हैं वो इन पूरे इलाकों को लगातार घेरे हुए हैं। यहाँ से आपको एक जनरल लोकेशन दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये जो इलाका है मजालता का काफ़ी संवेदनशील इलाका है और कई सारे यहाँ प्राकृतिक गुफाएं हैं, पहाड़ हैं और ऐसे में इन आतंकियों को यहाँ मदद मिलती है। यही कारण है कि सुरक्षा बल जो है ना सिर्फ ज़मीन के रास्ते पूरे इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है, कॉर्डन किया हुआ है, पर साथ ही साथ चॉपर की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। तो दूसरी तरफ टेरर के इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। इकोसिस्टम यानी जिस सिस्टम के जरिए घाटी में आतंकवाद बार बार पनपता है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK ने घाटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। 7 जिले जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा, इन 7 जिलों की 12 जगहों पर छापेमारी हुई। अधिकारियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेटा स्टोरेज डिवाइस सहित
कई डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। और इन 12 लोकेशंस पे जो है कोशिश की गई कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने की जिनसे जो 2023 का एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी और उन्हीं से लिंक जो लोग थे उनके घरों में ये छापामारी की गई। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बेबिना, कश्मीर। एक तरफ पाकिस्तान आतंकी साजिशों में जुटा है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको बेइज्जत भी लगातार किया जा रहा है। और एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली। पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो उथल-पुथल मची है उसका सीधा संबंध है आतंकवाद से। भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और सेना प्रमुख मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने पर भी तंज कसा है। यूएन में आतंकिस्तान को करारा जवाब, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोल। एक बार फिर हिंदुस्तान ने सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान को पटखनी दी। यूएन के ग्लोबल मंच से भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के दरख्ते लोकतंत्र, आतंकवाद और इमरान की गिरफ्तारी को लेकर जमकर क्लास लगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को 3 मोर्चों पर घेरते हुए उसकी सियासत, लोकतंत्र और नियत पर सवाल खड़े किए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान आज अपने ही बनाए संकटों में घिरा है। पी हरीश ने इमरान खान के साथ जारी बर्बरता का जिक्र किया और पाकिस्तान के तथाकथित लोकतंत्र का आईना दुनिया को दिखाया। भारतीय राजदूत पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बनाते हुए उन्होंने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले का मजबूती से बचाव किया। सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को फिर साफ किया कि आतंक और वाद एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान में सत्ता बंदूकों के साए में, मौजूदा दौर में शहबाज की सरकार आसिम मुनीर के हाथों की कठपुतली है। आसिम मुनीर अपना हुक्म चला रहे हैं, विद्रोह करने वालों पर जुल्म किया जा रहा है और इसलिए पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा है। मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बॉर्डर पर सेना को भड़का रहा है, भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है, जिसके सबूत बार बार दुनिया के सामने आए। इसके पहले भी भारतीय राजदूत पी हरीश ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा था। अतीत से लेकर वर्तमान तक पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के हाथों मात खाता रहा। युद्ध का मैदान हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह पाकिस्तान भारत के हाथों पस्त होता रहा। और अगर पाकिस्तान ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो शर्मसार होने का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और अब बात बांग्लादेश के एहसान फरामोश कट्टरपंथी नेता की, जो ये भूल गया कि जिस मुल्क में आजादी की सांसें वो ले रहा है भारत की बदौलत मिली। लेकिन उसी भारत को यूनुस का ये नेता खुलेआम दुश्मन करार दे रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, गीदड़ धमकी देते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने की धमकी दे रहा है। एहसान फरामोश अब्दुल्ला हिंदुस्तान को दुश्मन कहा, जिसने दिलाई आजादी उस भारत को गीदड़ भमकी। बांग्लादेशी कट्टरपंथी की 7 सिस्टर्स वाली धमकी। आज 16 दिसंबर इस दिन को बांग्लादेश विजय दिवस के तौर पर मनाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की बदौलत बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिली। इसके लिए बांग्लादेश को भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन शेख हसीना का विरोध करते करते वहां के कट्टरपंथी नेता अब भारत के विरोध पर खुलेआम उतर आए हैं। इन्हीं में से एक एहसान फरामोश हसनत अब्दुल्ला, जिसने ढाका की एक रैली में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस कट्टरपंथी नेता ने ढाका में रैली के दौरान खुले मन से भारत को क्या क्या गीदड़ भभकी दी है वो भी जान लीजिए। हसनत ने यूनुस सरकार से भारत को पड़ोसी देश नहीं बल्कि दुश्मन देश कहने की मांग की है। हसनत ने आरोप लगाया कि भारत की वजह से बांग्लादेश अस्थिर हो रहा है और अगर बांग्लादेश के हालात बिगड़े तो गंभीर परिणाम सामने आएंगे। शेख हसीना की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि भारत ढाका के दुश्मनों को शरण दे रहा है। हम भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करेंगे और पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उन्हें भारत से अलग करने में मदद करेंगे। हसनत अब्दुल्ला के इस नफरती बयान पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई, जमकर नारे लगाए, जिससे कट्टरपंथी नेता का होश और बढ़ गया और वो हवा में हाथ उठाकर भारत को गीदड़ भभकी देता रहा। हसनत अब्दुल्ला बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का सीनियर लीडर है। शेख हसीना के खिलाफ उग्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहा था। भारत के खिलाफ कई बार जहर उगल चुका है। हसनत की पहचान कट्टरपंथी नेता के तौर पर।
मगर इसने अपने भड़काऊ बयान में 7 सिस्टर्स का जिक्र क्यों किया, अब ये समझिए। दरअसल 7 सिस्टर्स भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। FBI को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इनपुट्स मिले कि लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में हमले की बात चल रही। इसके बाद FBI ने एक्शन लिया और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सिडनी हमला झांकी थी। टेरर पिक्चर बाकी थी। सिडनी में यहूदी लोगों पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है। इसी बीच अमेरिका ने आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। बाप बेटे की आतंकी जोड़ी ने जैसे सिडनी को दहलाया, वैसे ही अमेरिका में भी आतंक मचाने की तैयारी थी। अमेरिका में नए साल पर सीरियल ब्लास्ट का खुलासा। क्या अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की प्लानिंग थी? एक तरफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में खौफनाक साजिश रची जा रही थी। खुशियों के माहौल को मातम और चीख पुकार में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था, लेकिन वक्त रहते FBI ने ब्लास्ट की साजिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच चुके हैं। अदीस अबाबा में भव्य स्वागत उनका हो रहा है। यहाँ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा भी करेंगे। ये उनके स्वागत की औपचारिक तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की औपचारिक तस्वीरें जब इथियोपिया PM मोदी पहुंचे, अदीस अबाबा में उनका स्वागत किया गया।